केजरीवाल इधर उधर के मुख्यमंत्री नहीं है, एक आईआईटी पास पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री है, जो कि वो दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाता था पहले कि बहुत सारे जिस नेताओं के साथ आजकल गलबैयां करके कहते हैं कि हम बीजेपी को हराएंगे, 26 लोगों का गठबंधन है, और उसमें से हर एक पार्टी पे उन्होंने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था, लेकिन उसको कहीं तिलांजलि देके वो कर रहे हैं। दूसरी बात, केजरीवाल पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए आती है कि एक तो आईआईटी पास मुख्यमंत्री है, दूसरी बात रिसेंट 2020 में चुनाव से पहले हर चैनल पे जाके यही कहा, आप दूसरी बार केजरीवाल को लेके आओ, हम आपके साथ अगली बार इसी जमुना में डुबकी लगाएंगे, पानी इतना निर्मल कर देंगे कि आप हम सभी जाके डुबकी लगाएंगे। अरे भैया, मानते हैं कि इसी सीमित संसाधन में जो भी दिल्ली सरकार के पास पावर है, माननीय शीला दीक्षित जी ने कार्य किया 15 साल, उससे पहले मदन लाल खुराना, साहिब सिंह वर्मा ने काम किया। जमुना उस समय जितनी मैली थी उससे हजारों गुना मैली हो गई है। मैं आपको बताता हूं, 2017 से लेकर 2021 तक में 6,800 करोड़ रुपए ये जमुना के सफाई में खर्चे हुए हैं। ये 2022 में दिल्ली सरकार ने जो विधानसभा में बोला है। फिर आप ये क्यों आरोप प्रत्यारोप कराते हो कि सेंटर हमें नहीं देती? भैया, आपके शीश महल बनाने के लिए आपके पास पैसा है 1000 करोड़ से ऊपर। जब से केजरीवाल की सरकार दिल्ली में बनी है, जो एडवर्टीजमेंट का उनका बजट है, विज्ञापन का 1000 करोड़ से ऊपर चला गया है, उसका पैसा आपके पास है, लेकिन जमुना की सफाई का नहीं है। ये छठ का महापर्व होता है, और जिस पूर्वांचली का वोट लेके वो जीतते हैं, वही पूर्वांचल के लोग ये छठ के महापर्व बोला जाता है, छठ को महापर्व बोला जाता है। इसमें बहुत सारे नियम कानून होते हैं और इतने सख्त होते हैं, 24-24 घंटे बिना पानी के साथ वहां पे ये व्रत किया जाता है। आपने उस छठ व्रती को उस गंदे नाले में आप ये स्नान करवाते हो छठ पूजा के लिए, और हर बार ये आप वही कहते हो, नहीं हम कैसे करेंगे। अभी आप बोल रहे थे कि एमसीडी हमारे पास नहीं है, हम कैसे दिल्ली को सफाई सुधार करें। अरे 8 महीने से ऊपर एमसीडी भी आपके पास हो गई। ये पोल्यूशन की समस्या देखो, जब पंजाब में इनकी सरकार नहीं थी तो कांग्रेस की सरकार पंजाब में थी, उस पर आरोप लगाया जाता था कि पराली जलाई जा रही है। भैया, पिछले साल क्या बोला कि अभी तो मार्च में हमने शासन लिया, अभी पराली का मुद्दा आ गया, हम नहीं कर पाए। भैया, पिछले साल से अभी तक साल भर हो गया, पंजाब सरकार को भी उस मुद्दे को नहीं कर पाए। उसके बाद आपको याद होगा, हर जिस समय ये पोल्यूशन का मुद्दा आया था, उस समय हर समय टीवी पे आके कहते थे हमने एक केमिकल बनाया है, इस केमिकल को हम किसान भाइयों को देंगे, वो उस पे छिड़केंगे, वो अपने आप बायोडिग्रेडेबल हो जाएगा और वो उनके खाद का काम करेगा। वो केमिकल कहाँ चला गया भैया? लेकिन सर, ये सवाल उठाया जा रहा है, केजरीवाल, उनके मंत्री गोपाल राय जो पर्यावरण मिनिस्टर हैं, वो लगातार आरोप ये लगा रहे हैं कि जो बीजेपी जो है मदद नहीं करेगी, बल्कि उत्साह दे रही। प्रदूषण का मामला हुआ, उन पर भी यही आरोप था दीपावली में कि जो है प्रदूषण पटाखों के बैन किया गया, लेकिन बीजेपी ने सहयोग नहीं किया। आपको लगता है कि बीजेपी वाकई में जिम्मेदार है जो गोपाल राय पर्यावरण मिनिस्टर के द्वारा कहा जा रहा है? मुझे एक बात बता दो, क्या शुभ नाम है आपका? शिवशंकर उपाध्याय। शिवशंकर उपाध्याय जी, मुझे एक बार बता दो कि शराब घोटाला करने के लिए एक पे एक बांटने के लिए बीजेपी ने रोका, फिर भी इन्होंने किया। हर गली हर मंदिर में इन्होंने स्कूल नहीं खोला, लेकिन शराब का दुकान खोल दिया। एलजी साहब ने रोका, नहीं माने ये। दूसरी बात, आप ये बता दो, जितने भी घोटाले किए आपने एलजी साहब की परमिशन ली? नहीं ली ना, तो फिर जमुना की सफाई हो, पोल्यूशन की समस्या हो, उसमें आप कैसे कह सकते कि सेंटर सरकार रोकती है? अरे जब आप 1000 करोड़ विज्ञापन पे खर्चे कर रहे हो, तो ये जो पोल्यूशन का बजट है, इसको आप ठीक तरीके से क्यों नहीं कर रहे? आप अभी इन्होंने क्या किया था कि कानपुर आईआईटी से बात की थी कि यहाँ पे आर्टिफिशियल क्लाउड बना के बारिश करवाया जाएगा, जिससे पॉल्यूशन होगा, लेकिन ऊपर वाले ने खुद सुन ली, बारिश हो गई। मुझे बताइए, पूरे भारतवर्ष में एक दिन दिवाली होता है, बिहार के राज्यों में तिल छठ तक पटाखे छूटते हैं, मैं ये मानता हूं, और क्या एक दिन के दिवाली के पटाखे से इतनी पॉल्यूशन हो जाएगी? क्या हिंदू धर्म और त्योहार ही इनको टारगेट करने का होता है? जब होली आता है तो कहेंगे पानी की बर्बादी मत करो। ये क्यों नहीं आता है कि बकरीद में इतने बकरे काटे जाते हैं, उसमें पानी की बर्बादी होती है, वहां पॉल्यूशन फैलता है। क्रिसमस आने वाला है, इतने पेड़ काट दिए जाते हैं, आपको पता है, उसमें आतिशबाजी होती है, उसको रोका? किसी ने भी नहीं रोका। न कोर्ट जाता है, केवल और केवल एक दिन के दिवाली के पटाखों के लिए सारी की सारी सिस्टम जो है उसी पे लग जाती है। ये केजरीवाल का शुरू से आरोप प्रत्यारोप रहा है। कोरोना जैसे महामारी में अपना शीश महल बना रहे थे, लेकिन दिल्ली की जनता ऑक्सीजन से मर रही थी, उसके लिए बार बार आके लोगों को भ्रमित कर
रहे थे, भय पैदा कर रहे थे। 1 घंटे के लिए इस अस्पताल में ऑक्सीजन बचा है। आखिर उस समस्या का निदान हुआ कि नहीं? ये एक IIT पास मुख्यमंत्री समस्या का निदान देगा या समस्या के बारे में लोगों को बता के भयावह करेगा और उसमें भय पैदा करेगा? इस मुख्यमंत्री को तो समस्या का समाधान लेके आना चाहिए। अगर IIT पास है, इधर उधर का पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री नहीं है। आप ये समझिए ये IIT पास मुख्यमंत्री है। इसके पास हर समस्या का, क्योंकि पोल्यूशन का समस्या साइंस से जुड़ा हुआ है और उसमें हर दिल्ली के लोगों को सहयोग करना पड़ेगा। भाई कूड़े की समस्या के लिए आपने MCD में बीजेपी को हराया, जनता त्रस्ती बीजेपी से मानते हैं, हरा दी। आपके पास 8 महीने हो गया, दिल्ली के किस एरिया में कूड़ा नहीं फैला है आप जाके देखिए। आप जनता तक पहुंच सकते, बड़े बड़े चैनल नहीं जा सकते, उनकी अपनी एक समस्या होती है, लेकिन आप जनता के उन छोटे छोटे गलियों में जाके देखें कितना कूड़ा बिखरा पड़ा है। ये हम कन्नाट प्लेस में खड़े हैं और ये दिल्ली का दिल कहा जाता है। दिल्ली हमारे देश की राजधानी है, क्या ये राजधानी कहलाने के लायक है? इतना कूड़ा बह रहा हुआ है। ये केजरीवाल के अंदर है। पहले उनका था कि हमारे पास MCD नहीं है, हम कैसे काम करें, बीजेपी हमें काम नहीं करने के देती MCD वाले। भैया आपके पास MCD आ गई, आपके पास दिल्ली सरकार हिस्सा है, आपको करना पड़ेगा, आप भाग नहीं सकते। आप सेंटर की तरफ मुख मोड़ के बोल के भाग नहीं सकते कि नहीं ये तो सेंटर का काम है, सेंटर की सरकार हमारे को नहीं करने दे रही है। आप कब तक भागोगे केजरीवाल? लेकिन सर अभी जो है जिस तरीके से ED CBI के भी छापे पड़ रहे हैं, उनके मिनिस्टर जो है जेल के अंदर बंद है, ऐसे में अब केजरीवाल को भी भय सता रहा है कि जो है हम भी कभी भी अब अंदर जा सकते हैं। तो अब आरोप लगा रहे हैं कि जेल से जिस तरीके से कृष्ण भगवान ने वध किया था, तो जेल में जाकर अब जो है 2024 में मोदी का वध होगा और 2024 में हारेगी। उपाध्याय जी, जेल में किसने बंद किया था? कंस ने कृष्ण भगवान की मां को बंद किया था और भगवान वहीं से उदय लिए थे, याद है ना? और उपाध्याय जी, आपके पास ED पहुंची, मेरे पास ED CBI पहुंचती है, आपके घर वाले के पास पहुंचती है? नहीं पहुंचती है ना। धुआं वहीं से उठता है जहां आग लगी रहती है। ये वहीं पे ED CBI पहुंच रही है जहां पे भ्रष्टाचार हो रहा है। आप 1,000 करोड़ 1 लाख ऊपर से करोड़ का ED CBI ने काला धन जब्त किया है जब से मोदी सरकार 2014 से आई है। आप पूरा रिकॉर्ड उठा के देख लो। ये ED CBI मनमोहन सरकार में भी काम कर रही थी, उस समय भी जब्ती हो रही थी, लेकिन जितनी जब्ती अभी हुई है वो कई गुना है। हजार करोड़ लोगों के यहाँ पैसे पकड़े जा रहे हैं यार, कहां से आ रहा है? जब घोटाले किया तभी ना। अगर इतने सारे मंत्री हैं, मैं पूछता हूं कि बीजेपी पे ये आरोप लगता है कि भैया अपने नेताओं पे तो कार्रवाई नहीं करते। हिमाचल में कांग्रेस ने हटाया बीजेपी को, आज तक एक भी बीजेपी का नेता जेल में क्यों नहीं है? क्यों नहीं कांग्रेस ने कार्रवाई की? कर्नाटक में 40% कमीशन का आरोप लगाया बीजेपी नेताओं पे, हार गई बीजेपी वहां से। आज तक एक भी बीजेपी का भ्रष्टाचारी नेता जेल में क्यों नहीं है? यही लालू यादव पे भ्रष्टाचार का आरोप यही केजरीवाल लगाता था, आज उसी के साथ गलबैया कर रखा है। तो जब तुम्हारे दामन में खुद ही दाग लगा हुआ है तो तुम दूसरे को क्या कहोगे? यही केजरीवाल पे जितने भी पढ़े लिखे इनके लोग थे, प्रोफेसर आनंद जो JNU के इनके मेंबर थे, कुमार विश्वास, सब पढ़ा लिखा, एक आपका यहां से महाराष्ट्र से थे, सबको इन्होंने लात मार के बाहर कर दिया। योगेंद्र यादव जैसा, वो भी बीजेपी का बहुत विरोध करता है, लेकिन साथ ही किसका था? केजरीवाल का। केजरीवाल ने इन सबों को बाहर निकाल दिया। क्यों? क्योंकि योगेंद्र यादव, कुमार विश्वास, इन सबों ने उंगली उठाया कि भाई देश की सेना पे तुम सवालिया निशान मत उठाओ। जब हमारा सर्जिकल स्ट्राइक भारत की सेना ने और वो पाकिस्तान पे किया था, तब पर भी इसने आरोप उठाया था। आज पंजाब में इनकी लैंडस्लाइड विक्ट्री की है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन वहां के युवा और उस ड्रग्स की गर्त में जा रहे हैं। वहां से पराली कैसे जली? 1 साल से ऊपर उनकी सरकार हो गई। इस समस्या का निदान अगर IIT पास मुख्यमंत्री के पास नहीं होगा तो किस राज्य के मुख्यमंत्री के पास होगा? अब बता रहा हूं, नमामि गंगे का प्रोजेक्ट है, आप योगी जी की सरकार आई, आप यूपी में चले जाओ, कानपुर में जितनी भी ट्रेनरी थी, जितने भी वो बूचर खाने थे अवैध, सबको बंद कर दिया, क्योंकि सारा पानी वहां कानपुर की गंगा में जा रहा था। वहां की गंगा पहले से कितनी साफ हो गई। 2024 से पहले जो ED और CBI का डर लगातार दिखाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि मोदी सरकार तानाशाही चला रही है, ED CBI का इस्तेमाल करके जो हमारे मंत्रियों को जेल के अंदर डाल रही है, ये वाकई में जो है सरकार से इतना डर लग रहा है या अपने कामों को नहीं कर पा रही इसलिए
ये जो है सरकार पर, जो है केंद्र सरकार पर आरोप मढ़े जा रहे हैं? देखो, जब आप कुकर्म करोगे तो आपको कहीं ना कहीं डर लगेगा। जो चोरी या चाहे जो भी कोई क्राइम करता है, चाहे उस क्राइम के सबूत कितने भी मिटा दो, इन्होंने इस शराब घोटाले में क्राइम के सबूत कैसे मिटाए? 50 से ऊपर मोबाइल फोन सेट भी इन्होंने यूज किया, सिम कार्ड तोड़ दिया, नए नए जो ये मैसेजिंग ऐप आए थे उनका इन्होंने इस्तेमाल किया। आपको याद है कि वो नायर ने बोला ना कि केजरीवाल को दूसरे आदमी ने फेसबुक पे बात कराया। अब मुझे बताइए कि अगर ये इतने ही ईमानदार थे इनके मंत्री, तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने आज तक मनीष सिसोदिया इन लोगों को जमानत क्यों नहीं दिया? संजय सिंह को जमानत क्यों नहीं दिया? कोर्ट ने भी माना ना कि ये जो 300 करोड़ से ऊपर का मामला जो है लग रहा है, और ईडी को निर्देश दिया है कि आप इसमें साक्ष्य प्रस्तुत करिए और इस पे कार्रवाई करिए। अगर उच्चतम न्यायालय को कहीं भी संदेह होता तो आखिर मिल गया होता ना सिसोदिया को जमानत, क्यों नहीं मिला? क्या सुप्रीम कोर्ट भी बीजेपी चला रही है? ऐसे आरोप लगाओगे हमारे देश के इन्होंने संस्था जो सीईडी सीबीआई पे तो बीजेपी का, ये बीजेपी की संस्था है, आरोप लगा दिया, लेकिन क्या देश का उच्चतम न्यायालय वो भी बीजेपी चला रही है? ये कैसे शर्म की बात है कि जब चोरी करोगे और आपको आरोप सिद्ध होगा, तब आप कहोगे नहीं हमने किया नहीं, ये तो बीजेपी की है। भाई बीजेपी की थोड़े है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश साहब जो बैठे हुए हैं उन्होंने कहा है, और उन्होंने आम आदमी पार्टी को, जब ईडी ने आम आदमी पार्टी का जिक्र किया अपने हलफनामे में, तो कहा कि आप आम आदमी पार्टी को एक इसमें अभियुक्त बनाओ। ये किसने कहा? उच्चतम न्यायालय ने कहा। जब उनको कुछ साक्ष्य लगा होगा तभी तो कहा है ना। देखिए सर, आपको लगता है कि 2024 से पहले जिस तरीके से मुकाबले की बात हो रही है, जितनी पार्टियां एक साथ में गठबंधन बना है, इंडिया अलायंस बना है, कैसे देख रहे हैं नरेंद्र मोदी के मुकाबले में जो इंडिया अलायंस बना है, उस मुकाबले को कैसे देख रहे हैं और किसके पक्ष में जाता हुआ माहौल दिख रहा है? काम के आधार पर देखो दोस्त, मैं ये नहीं कहता कि हर जो बीजेपी है बहुत दूध की धुली पार्टी है, ठीक है। हर जो एमएलए एमपी हैं बीजेपी के, माननीय नरेंद्र मोदी जी और योगी जी नहीं हो सकते। भाई मोदी जी को क्या है यार, न घर है न परिवार है, उसी तरह योगी जी के पास न घर है न परिवार है। मुझे ये बता दो, ये केजरीवाल, चाहे ये जो 26 पार्टी आई है, 26 पार्टी जो आई है, इसमें इन्हीं पे माननीय केजरीवाल आरोप लगा रहे थे कि नहीं। स्टार्ट करता हूं मैं सुदूर तमिलनाडु से, उस पे भी आरोप लगाया था इन्होंने, डीएमके के पार्टी पे। बिहार के लालू यादव, उस पे आरोप लगाया। शरद पवार पे आरोप लगाया। शरद पवार के भतीजे जो अभी कह रहे हैं बीजेपी में आ गए तो वो दूध के धुले हो गए, बीजेपी लॉन्ड्री मशीन में साफ हो गया। अरे भाई 2.5 साल तक बीजेपी, कांग्रेस पार्टी, शिवसेना और एनसीपी उनके साथ शासन में था। अजित पवार तब भी मंत्री था, तब क्यों नहीं वहां की सरकार ने अजित पवार पे कार्रवाई की? अगर वो दोषी था तो भाई था ना, मैंने अभी एग्जांपल दिया ना। तो ये जितने भी भ्रष्टाचारी हैं एक साथ हो गए हैं। आप मुझे बताओ, लालू यादव रेल मंत्री बना और उसने जिसको नौकरी देना उसको कहा जमीन लिख दो मैं तुम्हें नौकरी देता हूं। घोटाले का अलग चरित्र। जैसे केजरीवाल पढ़े लिखे होके, सत्येंद्र जैन सीए है, उसको पता था कि भैया कैसे अगर घोटाले करेंगे कहां से पकड़े जाएंगे, तो इन्होंने नए तरीका से घोटाले किया कि सबूत साक्ष्य मिटा दो, लेकिन कहीं ना कहीं उसका कुछ ना कुछ तो रह ही जाता और वो पकड़े गए। तो चाहे ये 2024 से पहले 26 अलायंस आ जाए, स्टेट इलेक्शन की बात अलग होती है। स्टेट में इतने घोटालों के बावजूद भी केजरीवाल यहां जीत के आया। दिल्ली की जनता 1000 पोल्यूशन में मरे चाहे जो हो, 200 यूनिट बिजली फ्री पानी के लिए आ गई, वोट दे दी। लेकिन जो सेंटर का इलेक्शन होता है वो डिफरेंट होता है। मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, 2018 में ले चलता हूं। वहां पे अभी 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं। मध्य प्रदेश बीजेपी हार गई थी, राजस्थान बीजेपी हार गई थी, छत्तीसगढ़ बीजेपी हार गई थी, तेलंगाना में बीजेपी का उतना था नहीं, कांग्रेस भी हार गई, टीआरएस आया। मणिपुर में बीजेपी के सहयोग से सरकार बनी। क्या हुआ? 1.5 साल बाद 2019 में चुनाव हुआ। मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा की सीटें हैं, 29 आउट ऑफ 28 बीजेपी जीत के आ गई। छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा की सीटें हैं, 11 आउट ऑफ 9 बीजेपी जीत के आ गई। राजस्थान 25 लोकसभा की सीटें हैं, 25 में से 25 जीत के आ गई भैया। और उसी तरीके से लोगों ने यह अफवाह फैलाया था कि यूपी जो जीतता है वही सेंटर में सरकार बनाता है। यूपी में 30-40 आएंगे, कितने आए?
67 या 63 के आसपास आए यूपी से। तो 2024 में जनता जानती है कि किस पार्टी को सेंटर में बैठाना है और किस पार्टी को स्टेट में बैठाना है। अब देखिए, कहीं कोई पार्टी ज्यादा दिन हो जाती है। गुजरात में क्या हो गया? गुजरात में तो पांचवी मतलब 30 साल के उसमें चली गई बीजेपी। वहां की जनता को तो यही पोल्यूशन की समस्या, वहां का जो नदी अहमदाबाद में कितना निर्मल बह रहा है, उसी को क्यों नहीं साफ कर दिया जाता? दिल्ली में केजरीवाल के पास जब इतने पैसे हैं खर्चा करने के लिए, तो चाहे जो भी कुछ कह ले, केंद्र सरकार पैसा ही नहीं देती है। अब केंद्र सरकार 1000 करोड़ विज्ञापन पे खर्चे करने के लिए केजरीवाल को मिला, कहां से पैसा आया? उन्होंने कहा था पहले कि ये नेता लोग इतने बड़े बड़े बंगलों में क्यों रहते, हम उसमें कॉलेज खोल देंगे, स्कूल खोल देंगे। जब से केजरीवाल आया है स्कूल का डेंटिंग पेंटिंग हुआ है, अच्छे बेंच मिल रहे हैं, बच्चों को पानी पीने का मिल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन न तो एक सिंगल नया स्कूल खुला है, ना ही सिंगल नया हॉस्पिटल खुला, ना ही कॉलेज खुला। क्यों नहीं खोल दिया? 8 साल 9 साल इनके शासन का हो रहा है, क्यों नहीं खुला केजरीवाल ने? तो उसी तरह 2024 में चाहे ये कितने भी मशक्कत कर ले, कितने भी प्रोपेगेंडा फैला ले, आएगा तो मोदी ही, क्योंकि विजन है। मुझे एक बात बताओ कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी के पास देश के लिए क्या विजन है, क्या लेके आ रहे हैं? अगर हमारी सेना स्ट्राइक करती है पाकिस्तान पे, तो सेना पे सवालिया निशान उठाते हो। आप पहले कांग्रेस के पास भी विजन था, तब वो देश के में 65 साल तक शासन किया था। अब कांग्रेस में की विजन खत्म हो चुकी है, उसका युवराज राहुल गांधी बाहर जा जाके हमारे देश के खिलाफ कह रहा है, यूएस यूके के को कह रहा है कि आप हमारे यहाँ आके लोकतंत्र बचाइए। अरे भैया, 1975 में जिसकी दादी माँ ने हम तुम जैसे पत्रकार, जो बहुत बड़ी पेपर है इंडियन एक्सप्रेस, उसको बंद करवा दिया। उसके पत्रकार इसी आईटीओ के ऑफिस पे रोड पे आके अपना कलम चला के पेपर निकाले थे। तब तो किसी ने नहीं कहा कि लोकतंत्र की हत्या हो गई, और यहाँ पे मोदी पे आरोप लगाया जा रहा है कि लोकतंत्र की हत्या हो गई। किस तरीके से हत्या हो गई मुझे बताइए? जहां पे उसी ईवीएम का यूज करके इसी दिल्ली में केजरीवाल जीता, तब तो वो ईवीएम सही था। अगर बीजेपी जीत जाती तो ईवीएम में गड़बड़ी है। आखिर ये दोगलापन ये लोग लाते कहां से हैं? आपसे ये सवाल लगातार रहेगा। चाचा, 1 मिनट आपसे सवाल ले लेते, आपके पास वापसी करते हैं। ये बताइए सर कि कैसा लग रहा है कि मोदी सरकार का कामकाज कैसा रहा? वापसी करेगी क्या 2024 में? नहीं, करना चाहिए, करेगी, वापसी करेगी। क्या मुद्दे रहेंगे इस बार? क्योंकि केजरीवाल भी लगातार कई मुद्दे उठा रहे हैं, भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। लग रहा है कि जो है मोदी सरकार की वापसी। बात यह है, जो 70 साल में नहीं कोई कर सका वो अब हुआ है। 370 हटा ना, 35 से हटा, और उससे फायदा उन लोगों को हुआ जो 70-75 साल से वहाँ पड़े हुए थे, पाकिस्तान से आए थे, लेकिन उनको वोट देने का अधिकार नहीं था, वो नागरिक भी नहीं गिने जाते थे। एक लास्ट कमेंट सर चाहेंगे आपसे कि 2024 में क्या ऐसे मुद्दे हैं जिस आधार पर मोदी सरकार की फिर से वापसी हो सकती है? देखियो, ये देश हित का मुद्दा है। आज हमारी जो इकोनॉमी है, $4 ट्रिलियन जीडीपी जो है वो पहुंच गई है। हम 5वें नंबर इकोनॉमी में आ गए हैं। पर कैपिटा इनकम नहीं है हमारे यहाँ, हम मानते हैं उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। लेकिन आज हम रक्षा के क्षेत्र में, पहले हम चेक काटते थे, बाहर से एक गोली खरीद के मंगवाते थे, बम मंगवाते थे। आज मोदी सरकार में जो कहते हैं मेक इन इंडिया के तहत बहुत सारे ऐसे डिफेंस प्रोडक्ट को बंद कर दिया खरीदने से कि हमारे देश में यहाँ बनेगा। आज हमारे यहाँ AK-47 बन रहे हैं, बुलेट प्रूफ जैकेट बन रहे हैं, जो हमारे देश में सबसे बड़ा अभी दुबई में एयर शो हुआ है, वहां पे हमने तेजस को प्रदर्शन किया है, वो भी बेचने के लिए। ब्रह्मोस मिसाइल हम बना के बेच रहे हैं। रसिया जो पहले, रसिया हमें बहुत सहयोग करता था, टेक्नोलॉजी देता भी था, लेकिन थोड़ा सा। अभी उसका सुकोई 57 वो सबसे उन्नत एयरक्राफ्ट है, वो हमको देने के लिए सबसे आगे बढ़ रहा है और कह रहा है कि हम ज्वाइंट कोलैबोरेशन में बनाएंगे। मतलब यहाँ पे आके सुकोई 57 जो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है। क्यों भाई? ये मोदी सरकार की पावर है। आज आप देख ले कि जहां भी जाता है भारतीय अपना पासपोर्ट लेके, उनकी कितनी इज्जत होती है। ये चीज को समझो। तो इसीलिए 2024 में आप पूरे भारत का भ्रमण करो। पहले की जो रोड थी, नहीं कहीं तो यहां से मेरठ चले जाओ, जितना समय आपको पहले रोड से जाने में लगता था, हरिद्वार चले जाओ, अब कितने समय में चले जा रहे हो। ये जो रोड नेटवर्क नितिन गडकरी जी ने बनाया है, सबसे पहले
किसी भी देश में इंफ्रास्ट्रक्चर, कंपनी लाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना जरूरी है। उसमें सबसे पहला नेटवर्क आता है रोड का, रेल का। आज हम वंदे भारत में बैठ रहे हैं, क्यों? इतने विश्व स्तर की ट्रेनें चल रही है, मेट्रो नीचे हमारी चल रही है, और इतने स्तर के सब सरकार का सहयोग। लेकिन अगर बीजेपी की सरकार नहीं आएगी तो इस पे रोक लग जाएगा। कैसे रोक लग जाएगा बताता हूं। माननीय वाजपेयी जी की सरकार 2004 में चली गई, उससे पहले गोल्डन क्वाड्रिलेटरल रोड का निर्माण का प्रस्ताव था, चल रहा था कार्य। यूपीए सरकार आई, उस पे सुस्त ठंडे बस्ते में डाल दी। वाजपेयी जी का उसी समय सपना था कि हर राज्य में एक आईआईटी, एक एम्स खुलेगा। इस यूपीए सरकार ने सपना को खत्म कर दिया। 2014 के बाद देश में 15 नए एम्स, उसके बाद 16 नए ट्रिपल आईआईटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और 7-8 से ज्यादा आईआईएम खुले हैं। भैया, जब हम अपने यहाँ के युवाओं को कौशल विकास नहीं देंगे, अभी एमपी में भी इनका घोषणा पत्र आया है, उसमें भी इन्होंने कौशल विकास पे, या तो वो महिलाओं के या युवाओं के कौशल विकास पे, जो स्किल डेवलपमेंट पे है, उस पे जोर दिया है। आज हम इस स्थिति में कैसे पहुंचे हैं कि हम डिफेंस प्रोडक्ट अपना बाहर बेच रहे हैं। हमने अभी पिनाका रॉकेट, वहां अर्जेंटीना और अजरबैजान में युद्ध हो रहा है, हमने वहां पे बेचा है। तो पहले हम चेक काट रहे थे और बाहर से खरीद कर रहे थे, आज हम अपना रॉकेट बाहर के देश को बेच रहे हैं। कैसे बेच रहे हैं? जब हमारी सरकार सक्षम हुई। सबसे बड़ा उदाहरण है तो कोरोना का वैक्सीन हमने, आप बिलीव नहीं करोगे, उन गरीब अफ्रीकन देश, उनके प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति हाथ जोड़ के कहते हैं कि अगर हमारे यहाँ ये फ्री का कोरोना वैक्सीन नहीं आता तो हमारी जनता मर जाती। इतना बड़ा चीज कैसे हुआ? वही वैज्ञानिक, वही ऑफिसर पहले की सरकार में भी थे, उन्हें खुली छूट नहीं दिया जा रहा था। आज वही वैज्ञानिक, वही डीआरडीओ जो डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, वही हमारा जो एचएएल है, एचएएल जो तेजस बना रहा है, कैसे आज हम डेवलप करने की उसमें आ गए हैं। लेकिन सर, वही कहा जा रहा है कि जो अभी मौजूदा सरकार, उसके ऊपर आरोप ये लगा जा रहा है कि तानाशाही चल रही है, और इस बार अगर सरकार नहीं बदली तो शायद इस बार लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, इसके बाद चुनाव ही नहीं होगा। तानाशाही किस बात की भैया? जो नेता, यूपी में एग्जांपल लेते हैं, मुलायम सिंह यादव का बेटा अखिलेश यादव, आज से इतनी संपत्ति कैसे हो गई? तुम कमा के खाते हो, मैं भी कमा के खाता हूं, ये भाई भी कमा के खाते हैं, अंकल जी भी कमा के, यहाँ पे सब जनता कुछ ना कुछ रोजगार करके खाती है। उसका 25,000 करोड़ से ऊपर की संपत्ति कैसे हो गई? मायावती जो दलित का तगमा पहन के आई कि दलित की बेटी हूं, उसकी इतनी संपत्ति कहां से आ गई? लालू यादव का बेटा 9वीं फेल, वो स्वास्थ्य मंत्री बना बैठा है भाई, और वो चोर लालू यादव कैसे बीमारी का बहाना बना के माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसको जमानत दे दी, सिंगापुर से ऑपरेशन करवा के आता है। बेटा खुद का राज्य में स्वास्थ्य मंत्री है, वहां की स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी है? स्टालिन कौन है भैया? डीएमके करुणानिधि का बेटा है। उधर शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले जी है। भैया, इन लोगों की जो अस्तित्व है ना, उस पे संकट आ चुका है। तो ये अपने संकट को, अपने पार्टी को, अपनी फैमिली को और अपने आप को बचाने के लिए कह रहा है कि तानाशाह। मैं तो कहता हूं कि तानाशाही करो, लेकिन नहीं हो सकती ना, क्योंकि हमारे यहाँ लोकतंत्र है। इंदिरा गांधी ने तानाशाही की थी ना 75 में, हटा दी गई। उसके बाद भले वो लैंडस्लाइड विक्ट्री करके आई, लेकिन अभी आज तक उन पे लगता है ना तोहमत कि भैया वो तानाशाही था। अभी तो कुछ भी नहीं है। आप ये जो मुझसे पूछ रहे हो, आप आम जनता से पूछ रहे हो, क्या 1975 में जो था ये नहीं था? तानाशाही तो तब था, उस समय शायर को जेल में डाल दिया गया। जवाहरलाल नेहरू जी ने, वो शायर ने जवाहरलाल नेहरू जी को कुछ बोल दिया था, तब वो तानाशाही थी। तो ऐसे हजारों एग्जाम्पल हमारे देश में ही विद्यमान है। 1975 जब 1947 में हमें देश की आजादी मिली, हमें डिस्टॉर्टेड हिस्ट्री पढ़ाया। ये जो कह रहे हैं कि गरीबों को, दलितों को, भैया उसी समय से हर वर्ग को आप अगर ऊपर उठाए होते तो आज ये समस्या होती क्या भारतवर्ष में? नहीं होती। तो आपको जड़ को करना पड़ेगा, जड़ से काम की शुरुआत करनी पड़ेगी। इन कंपनियां कैसे आएंगी? अरे इस नोएडा में चले जाओ, वहां पे सैमसंग की फैक्ट्री लगी है। आज हम असेंबलिंग ही कर रहे हैं, लेकिन पूरे विश्व के फोन का असेंबलिंग तो कर रहे हैं, नंबर 2 पे आ गए हैं चाइना के बाद। हमारे यहाँ फार्मास्यूटिकल्स कंपनी, कोरोना में हमें जो दवाइयां बनती है, उसका जो रॉ मटेरियल है वो पूर्ण रूपेण पूरे विश्व में, केवल भारत में नहीं, वो चाइना से आता है, उसके बाद सिंगापुर से आता है। चाइना, उसमें भी कोरोना के समय प्रॉब्लम कर रहा था। हम वो रॉ मटेरियल भारत में निर्माण करने वाले हैं अब। तो भैया किस सरकार में आ रहा है? ये विजन देश का होना चाहिए। इसीलिए 2024 में भी बीजेपी को, और वो भी प्रधानमंत्री मोदी जी को आना बहुत जरूरी है। वो
भी देश के समग्र विकास के लिए। चलिए बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर, थैंक यू।